नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी को बिना किसी भेदभाव के आलोकित करता है, संपूर्ण जीवों में जीवन का संचार करता है, ठीक उसी प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनके विचार रहे। उन्होंने हमेशा समानता के सिद्धांत का समर्थन किया। अर्थशास्त्री, राजनेता, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक, पत्रकार, संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन विशालता लिए है। आज कार्यक्रम में हम उनके जीवन से जुड़ी, उनके विचारों से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं शिखा शर्मा और कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार। साहित्य और पत्रकारिता में आपको अध्यापन का 1 दशक से भी अधिक का अनुभव है। 50 से अधिक रिसर्च आर्टिकल और 6 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। फिल्म और साहित्य समीक्षक होने के साथ ही आप विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान के मेंबर भी हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार के साथ ही कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश शास्त्री जी। आप युवा लेखक हैं, आपकी भी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वर्तमान में आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। आपका भी स्वागत है गिरीश जी। गिरीश जी, जब बाबा साहेब की बात आती है तो आप बाबा साहेब के जीवन को आप बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, आप शोध भी कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में उनके चिंतन, उनके जीवन को हम जानना चाहेंगे एक युवा लेखक की नज़र में। जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस एक नाम में ही 1000 आयाम हैं। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विद्यार्थी काल अगर हम देखें तो वो पूरा संघर्ष में रहा है। इसके बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और 20 के दशक तक उन्होंने उच्च शिक्षा में अध्ययन किया। जी। और उनका अध्ययन के तौर पर उनका मुख्य विषय अर्थशास्त्र रहा। इसके अलावा फिर उन्हें 20 के दशक तक ये लग गया था कि अस्पृश्यों की स्थिति, दलितों की स्थिति सरकार के समक्ष रखनी है। और 20 के दशक के बाद उन्हें लगा कि केवल स्थिति रखने से ही नहीं होगा, कुछ उसके अलावा हमें समाज सुधार की तरफ भी कार्य करना होगा। और उसी के दिशा में उन्होंने समाज सुधार की ओर कार्य करना शुरू किया। तो महाड़ सत्याग्रह एक पहला सत्याग्रह जो था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर जो पानी पीने पर प्रतिबंध लगा हुआ था एक अस्पृश्य वर्ग को, उसको उन्होंने तोड़ा। उसके बाद कलाराम मंदिर प्रवेश और यह सब आंदोलन उन्होंने किए। 20-30 के दशक तक आते आते उन्हें यह एहसास हो गया था कि केवल समाज सुधार करने से भी कार्य नहीं होगा। दलितों और अस्पृश्य और वंचित वर्गों का राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। 37 के आम चुनाव जो भारत में हुए उसमें उन्होंने भागीदारी की और विपक्ष की भूमिका अदा की। वो जब बम्बई प्रेसिडेंसी में जब विधानसभा में बोलते थे तो उनका भाषण सुनने के लिए विदेश से लोग आया करते थे। उसके बाद वे वायसराय के काउंसलिंग में चुने गए और श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने कई सारे कानून बनाए, सम्मत किए। उसके बाद वे कानून मंत्री बने और उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। तो ये ओवरऑल जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन देखते हैं तो ये एक हमें एक प्रेरणादायी महसूस होता है। और दलितों के मसीहा, महिलाओं के उद्धरणकर्ता और एक चिंतक, लेखक, यही सब हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में मिलता है। जी। और गिरीश जी, आपका जो विषय है वो पत्रकारिता से भी जुड़ा है। पत्रकार के रूप में भी जब हम पहले के वक्त को देखते हैं, आजकल पत्रकारिता करना पहले की तुलना में आसान है। उस वक्त में बाबा साहेब पत्रकार के रूप में सामने आए, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, निश्चित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करीब 4 दशक तक पत्रकारिता की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय पत्रकारिता की। वे विदेशों में अध्ययन करके आए थे। अंग्रेजी भाषा में भी उनकी प्रगाढ़ता थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी भाषा को नहीं चुना, उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को चुना, मराठी भाषा को चुना। और मराठी भाषा को भी चुनने से पहले उन्होंने मराठी भाषा का करीब 6 से 7 महीनों तक अध्ययन किया। उसका पूरा साहित्य का उन्होंने अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। और उन्होंने अपने जीवन काल में मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, बाद में उसका नाम चेंज हो गया। तो ये 4 पत्र उन्होंने निकाले। और मूक नायक अपने पत्रों में भी वो जो उनका मास्टर हेड जो पत्र का जो ऊपर का शीर्षक हुआ करता था, और इन सब का वो उसमें संतों की दोहे, छंद ये देना, और इसके अलावा
उनका जो नामकरण है पत्र का, उसके पीछे भी उनका कुछ हेतु होता था। तो कुल मिलाकर वे एक तार्किक चिंतन करते थे, और पत्रकारिता में भी जो उनके लेख लिखते थे वे, तो उसमें भी वो उससे पहले विषय का गहन अध्ययन किया करते थे। तो गिरीश जी, आपने हमें उनके जीवन के बारे में भी बताया, पत्रकारिता से जुड़ी भी आपने बात बताई। अब इसी बात को हम राकेश जी से आगे बढ़ाते हैं। सर, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अभी अध्यापन भी कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा भी देते हैं, तो आप बाबा साहिब की पत्रकारिता को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं कि उस वक्त इतना संघर्ष किया, आज हमारे विद्यार्थी उनसे क्या क्या सीख सकते हैं? जी, निश्चित रूप से बाबा साहब का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु जितने भी जो यतीम समाज है या वो स्त्रियां जिनके साथ कोई खड़े नहीं होते, तो मुझे लगता है कि आज बाबा साहब का जो बाबा साहब के केंद्र के जो विचार रहे हैं, या जब इसको अम्बेडकरवाद लोग कहते हैं, तो मैं मुख्य रूप से ये समझता हूँ कि पत्रकारिता में ये विजन तो है ही, क्योंकि पत्रकारिता और जनसंचार, और जब जहाँ जनसंचार शब्द आ जाता है, इसका मतलब जनता की भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। मैं इसको थोड़े दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि इन दिनों जो फिल्में बन रही हैं, ये भी एक पत्रकारिता का एक विषय है, मीडिया का एक विषय है। तो वो फिल्में जो खास तौर के ऊपर दलित समस्याओं को लेके थी, स्त्री की समस्याओं को लेके थी, या और भी ऐसे बहुजन समाज था जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने उस चीज़ को उठाया। तो हम मतलब मैं आरंभिक बात करूं कि जैसा गिरीश जी ने बताया भी कि अब देखिए, मूक नायक एक जो पत्र है, उसका शीर्षक ही अपने आप में ये रेखांकित करता है कि ये वास्तव में एक ऐसा विषय है, ऐसा पत्र है, और उससे जुड़ी हुई जो फिल्में जो कहीं ना कहीं फिल्मकार को तो प्रभावित कर ही रही थी, और उसका विषय मुख्यतः ये इस वर्ग को उठाना, इस वर्ग की चेतना को रेखांकित करना। और बाबा साहब कहते थे कि देखिए, उनकी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में एक हाथ में वो संविधान है और दूसरे हाथ में जिस तरीके से वो स्टैचू है, उससे आपको ये सीखते हैं हम लोग उनसे कि आपको अपने कर्तव्य के प्रति, अपने विषय के प्रति निष्ठावान रहें, और इसके साथ साथ आप एजुकेशन में आपका हस्तक्षेप होना जरूरी है। कहते हैं कि अगर आप एजुकेशन लेंगे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये दहाड़ और वो पीना आज की पत्रकारिता में, सिनेमाई परिदृश्य में हमें साफ दिखती है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर हमें समझा दिया कि बाबा साहिब से जुड़े विचार किस तरीके से अब सिनेमा में भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत पहले की फिल्मों में भी हमने देखा और अभी भी हम देख रहे हैं। एक बात जो निकल कर आई वो स्त्रियों के अधिकार से जुड़ी है। तो गिरीश जी, बाबा साहिब ने उस वक्त में इतना सोचा स्त्रियों के लिए, जो आज हम देखते हैं कि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्त्रियाँ अपने अधिकार के लिए अभी भी लड़ रही हैं, या फिर जहाँ पर हमारे देश में इतने अधिकार मिले हैं, उतने अधिकार अभी विश्व में बहुत से देशों में नहीं पहुँचे हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, बाबा साहब अम्बेडकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समरसता और बराबरी का दर्जा चाहते थे। वर्तमान समय में अमेरिका जैसी महाशक्ति उभरा है वह पूरे विश्व में, और उस देश में भी जब अमेरिका आज़ाद हो गया, उसके 100 साल बाद महिलाओं को अधिकार मिला। परंतु बाबा साहब ने इस पीड़ा को पहले ही भांप लिया था, और उन्होंने स्वतंत्रता के समय ही भारतीय संविधान में यह प्रावधान कर दिया था कि महिलाओं को भी उतना ही मत प्राप्त होगा जितना पुरुषों को होगा। उन्होंने एक मत की ही उसमें अवधारणा रखी भारतीय संविधान में। तो एक तो महिलाओं को वे समाज से बाहर नहीं देखते थे, जैसे वो उस समय जब 20वीं सदी के शुरुआत में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं देखा जाता था भारतीय समाज में। परंतु आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों की बदौलत महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी हैं। इसके अलावा जब वे श्रम मंत्री थे, उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव हो गया और महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर अन्य सुविधाएं जो हो गई, ये उन्होंने उसी समय वहाँ पे प्रस्तावित कर दिए थे उनके कानूनों में। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कभी महिलाओं को समाज से अलग नहीं माना है।
तो बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए मुखरता से आवाज़ उठाई और बाबा साहेब का ये भी मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से आंकी जानी चाहिए। बाबा साहेब के यही विचार थे जिसके कारण आज हमारे देश में नारी को इतने अधिकार मिले हैं और हमारी नारी सशक्त बनकर सामने आ रही है। सर, बात जब होती है बाबा साहेब के विचारों की, तो हमारे देश में तो हम देखते हैं कि कितनी प्रगति हमने कर ली है और कितने समानता के अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं तो भी वहाँ पर भी उन्हें अपनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, निश्चित रूप से ये बात बहुत गौरव की है हमारे लिए कि मेरा मानना है कि महात्मा गांधी के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिनके ऊपर वैश्विक स्तर के ऊपर बहुत काम हुआ। आप देखिए कि आज भी लंदन का जो संग्रहालय है, कार्ल मार्क्स की प्रतिमा के साथ उनकी फोटो होना, ये बड़ी बात। दूसरा कि मेरे कई मित्र जो हैं वो विदेश चेयर में हैं, हिंदी की चेयर पे, तो मैं यदा कदा उनसे लिटरेचर की बात करता हूँ, पत्रकारिता की बात करता हूँ, तो वहाँ बाकायदा अंबेडकर जी के चिंतन को, इनके विचारों को और ख़ास तौर पे इनका जो संवैधानिक पक्ष है, क्योंकि हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान रहा, लचीला संविधान रहा, तो ये दोनों धारणाएं जो है प्रत्येक विश्व के जो संवैधानिक पक्ष रहे उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से वेटेज देने वाला पार्ट रहा। तो आप देखिए, जहाँ संवैधानिक पठन पाठन की बात हुई या अगर हम महापुरुषों की बात करें, अब देखिए मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति जिसने 64 सब्जेक्ट्स में MA किया हो, जिसकी अपनी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें हों, और जो लंदन में जहां उन्होंने वो पढ़ाई करी उस जगह को भारत सरकार ने एक बहुत अच्छे सेटअप के साथ तैयार किया, तो उनकी वो चीज़ें, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि वैश्विक स्तर के ऊपर न केवल एक चिंतन के रूप में अपितु एक इस विषय के रूप में भी कि आप विधि के एक बहुत विरल व्यक्तित्व हैं। जी, तो बाबा साहेब का व्यक्तित्व विशालता लिए है और पूरे विश्व में उनके विचारों को मान्यता मिली है, लोग उससे सीख रहे हैं। जी, क्योंकि आप देखिए ना कि जब प्रगतिशील चेतना की बात होती है या दलित मूवमेंट की बात होती है, तो बाबा साहब के इस विजन और इस विचार के बिना आप नहीं कह सकते। तो ये विचार और ये विजन ये हमें साफ दिखता है, और चूंकि पाठ्यक्रम की जब बात होती है तो बाकायदा ये वहाँ एक विचारक के तौर के ऊपर इनको पढ़ा जाता है। और बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं, बहुत से ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब की चिंतन, मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूँ, गिरीश मुझसे सहमत होंगे इस बात को लेके कि प्रगतिशील लेखक का जो चिंतन रहा, या प्रगतिशील साहित्य का जो चिंतन रहा, आप देखिए कि जहाँ दलित विमर्श की आप बात करते हैं तो दलित विमर्श अपने आप में एक अंबेडकर के चिंतन को रूपायित करता है ना। तो आप देखिए कि जब आप स्त्री विमर्श की उन वेदनाओं की, उन समस्याओं की, उन सिसकियों की बात करते हैं, आप झुग्गी झुपड़ी में पलने वाले वो बालक, एक लड़का पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वावलंबी बनके कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, वो बच्चा छोटा है, पढ़ना चाहता है। तो ये कई ऐसे विषय हैं जो बाबा साहब को निरंतर जिंदा रखे हुए हैं, और युग युगांतर ये महापुरुष हमेशा उसी रूप में जाने जाते। तो युग निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें उनके बारे में अभी बताया, लेकिन उनका एक पक्ष और आता है गिरीश जी, अर्थशास्त्री के रूप में। अर्थशास्त्री के रूप में उनका जो ज्ञान है उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और पूरे विश्व में उनके जितने भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसे भी बहुत मान्यता मिली। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, वे एक सफलतम अर्थशास्त्री रहे हैं। अमर्त्य सेन ने तो कहा है कि मेरे जो अर्थशास्त्र का जनक है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अध्ययन का विषय तो अर्थशास्त्र रहा ही, इसके अलावा उन्होंने जीवन में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही कार्य किया है। उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना जो हमारे समक्ष हुई सन 1935 में, जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या ही उसका आधार रही है। उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आर्थिक चिंतन बिल्कुल साफ था कि वे राष्ट्रीयकरण चाहते थे, जैसे कि खेती का, कोयले की खदानों का और बीमा कंपनियों का,
इन सब का राष्ट्रीयकरण के लिए वे जोर देते थे। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको आर्थिक लोकतंत्र के लिए कार्य करना चाहिए। और वह हो भी रहा है। अभी वर्तमान सरकार में जो जनधन योजना है, मुद्रा लोन योजना है, ये उसी के साकार हैं कि बाबा साहब का वो सपना आज पूरा हो रहा है जी। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आर्थिक पक्ष यह रहा कि उन्होंने मजदूरों के लिए एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का निर्माण किया और वह देश में सर्वप्रथम उन्होंने ही प्रस्तावित किया। और उसी की बदौलत आज नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और बाकी नेशनल एजेंसीज कार्य कर रही है। तो अभी आपने अर्थशास्त्र के बारे में बात की, तो अध्ययन से जुड़ी बात भी आती है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में अध्ययन किया। अब बाबा साहेब के जीवन की हम बात करते हैं तो उस वक्त में उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ संघर्ष आप हमें बताएं ताकि आज के वक्त में जैसे मनुष्य हार मान लेते हैं तो उनके जीवन से बहुत कुछ हम सीखें और छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मान लेने वाले लोग बाबा साहेब से सीखें कि कैसे कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर बाकी सबके लिए काम किया जाता है। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय उनके साथ इतना तक भेदभाव होता था कि उन्हें स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्लासरूम से बाहर बैठने दिया जाता था, क्लासरूम के अंदर उनका प्रवेश नहीं था। ऐसे माहौल में उन्होंने शिक्षा अर्जन किया। उसके बाद वे मुंबई चले गए। मुंबई में जब वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने, तब भी उन्हें क्लासरूम में तो अंदर बैठने दिया जाता था लेकिन क्लासरूम में वे सबसे पीछे की बेंच पर बैठते थे। एक बार जब एक शिक्षक ने उनसे कहा कि भाई तुम बड़े मेधावी छात्र हो, तुम आगे बैठो, और जैसे डॉक्टर अम्बेडकर आगे आए तो अन्य विद्यार्थी उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे खाने के डिब्बे वहाँ रखे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर अगर आगे के बेंच पर आ जाएंगे तो वे उन्हें छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। और इस तरह के माहौल में भी उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। वे हतोत्साहित नहीं हुए कभी और हमेशा से इसी को उन्होंने बाद में अपने जीवन में इसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और इसी को उन्होंने समाप्त किया, जो कि हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। आज अगर भारतीय समाज से अस्पृश्यता पूरी तरह से मैं यह तो नहीं कहूँगा समाप्त हो गई, लेकिन जहाँ तक है काफ़ी हद तक जब दूर हुई है और समरसता कायम हो रही है तो इसका श्रेय पूरी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। इसके बाद उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उससे पहले का पहला सत्याग्रह मैं बोलता हूँ उसको, उन्होंने जल के लिए एक सत्याग्रह किया और उसके बाद उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश किया। वो एक राम का मंदिर था, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि उन्होंने भाई वो मंदिर ही क्यों चुना है, ऐसा क्या हो गया था कि मंदिर प्रवेश के लिए। तो उस समय राम हिंदुओं के एक आराध्य देव थे। राम इस समय भी आराध्य देव हैं और राम सभी हिंदुओं के मन में बसे हुए थे, हृदय में बसे हुए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा अगर राम के मंदिर में प्रवेश हो गया तो समझो कि सभी हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश हो गया। और इसी हेतु को लेकर के उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया और लगभग आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन किया। काफ़ी सारी उसमें हिंसा की वारदातें हुई, लेकिन उन्होंने खुद और अपने लोगों को हिंसा से काफ़ी दूर रखा। और लगभग 5-7 वर्षों की कानूनी कार्रवाई के बाद में 1935 में यह निर्णय सामने आया कि सभी मंदिरों में अस्पृश्य और वंचित वर्गों का प्रवेश के लिए अनुमति मिली। जी, तो बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा, लेकिन हर संघर्ष को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया, उत्साहित रहे, उसका सामना किया और अपने लिए नहीं, उन्होंने बाकी सबके लिए काम किया। गिरीश जी की बात को ही आगे में सर लेकर आती हूँ कि जीवन इतना संघर्षों से भरा था। उसके बाद संविधान के शिल्पकार के रूप में हम बाबा साहेब को जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, तो एक शिल्पकार के रूप में उन्होंने जो महसूस किया था उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। और ये भी कहा जा सकता है कि हर इंसान को सोचकर उन्होंने समानता के अधिकार के लिए काम किया। तो संविधान के शिल्पकार के रूप में बाबा साहेब के बारे में आपके विचार? जी, जो कि संघर्ष की बात चल रही है तो मुझे यकायक एक घटना याद आ रही है बाबा साहेब की, कि बाबा साहेब जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी घर की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल रही, तो उस प्रतिकूलता में ये रहा कि उनका जो बच्चा था छोटा, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो किसी भी माध्यम से उन तक ये बात पहुंचती है उनकी पत्नी द्वारा कि घर की हालात बहुत ठीक नहीं है और आप पढ़ाई के साथ साथ एक बार घर परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो आप देखिए कि उनके वहाँ से जो जवाब आया, उस जवाब को मैं संविधान वाली बात से भी जोड़ूंगा कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए
मेरी इस संतान के अलावा और भी बहुत संतान हैं इस देश की, इस ज़मीन में जो पलने वाले लोग हैं, जिनको लोग कीड़े मकोड़ों की तरह महसूस करते हैं। तो अब आप देखिए कि जो समतामूलक समाज की आपने बात कही, तो अंबेडकर जी का जो मेन जो बात थी उनके चिंतन की, वो थी यही कि एक समानता का भाव हो, कि गरीबी अमीरी के साथ साथ जो आर्थिक विषमता जो पनप रही थी वो आज भी हमें बराबर दिखाई पड़ रही है, परंतु उस विषय को और उस सानुपातिक अनुपात, मतलब आनुपातिक जो एरिया है कि एक वर्ग विशेष का इतना एरिया, एक का इतना एरिया, तो इस पूरी सिचुएशन में जो दलित समुदाय के लोग थे या आदिवासी समुदाय के लोग थे या स्त्रियां जो थी, उनका एक भाग जो है ना तो आपके संविधान में ना आपकी नौकरियों में, तो इन सारी परिकल्पनाओं को एक जगह समाहित करते उन्होंने जो संविधान लिखा। तो हमारा संविधान कितना खूबसूरत है कि प्रत्येक देश की वो अच्छी अच्छी चीज़ें समाहित करी। आप उस समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, और मुझे लगता है कि और ये कहते हुए मतलब मैं ये कह भी सकता हूँ दावे के साथ कि ऐसी कोई गुंजाइश शायद विषय की नहीं छोड़ी होगी बाबा साहब ने कि जिस पे कोई अंगुली उठा सके। कई बार आरक्षण की बात को लेके बड़ी आज भ्रांतियाँ फैलती हैं, तो आप देखिए जिस व्यक्ति ने आज से कितने वर्ष पूर्व ये बात कही, वो बात अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें ग्रामीण भारत में दिखने को मिल जाएगी। आज भी छुआछूत की चीजें होती हैं, लेकिन इसका समाजीकरण जो हुआ वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में है, जहां धर्म और राजनीति का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो चीजें आपकी बदलने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को बदलने और एक जगह जोड़ने का जो काम किया वो शायद जिस खूब, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि एक जो गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में भांति भांति खुशबू के फूल और रंग के फूल होते हैं, तो भारतीय संविधान एक उस गुलदस्ते की तरह है जहां मुझे लगता है कि कोई रंग, योजना और विजन कहीं कम दिखलाई नहीं पड़ती। जी, तो बाबा साहेब ने हमें संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए और हर इंसान को समान बनाया। किसी भी तरह का भेदभाव हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता है। गिरीश जी, बाबा साहिब के पहलुओं को, जीवन के पहलुओं को हम देखते हैं तो एक पहलू ये भी आता है कि बाबा साहब को किताबों से बहुत प्यार है, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि आप भी एक युवा लेखक हैं, किताबों का अध्ययन भी आप करते हैं, लिखते भी आप हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दें। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किताबों से शुरू से ही प्रेम रहा है। उनके जब वे विद्यार्थी काल में बम्बई में अध्ययनरत थे तो उनके गुरु थे कैलुस्कर। उन्होंने उनको कुछ पुस्तकें गिफ्ट की और उन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन किया और तभी से उनका पुस्तकों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और यह उनका अंत तक भी रहा। एक बार वे अमेरिका गए तो उन्होंने 2000 किताबें खरीद डाली और जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके विदेश से भारत लौट रहे थे तो उनका सामान दूसरे जहाज़ में था और वे दूसरे जहाज़ में थे और वो जहाज़ डूब गया था, तो उनका सारा किताबों का वो अपना खजाना बोलते थे उसको, तो वो खजाना बह गया था उनका और वो उससे काफ़ी उदास भी हुए। एक उन्होंने अपना घर बनाया, राजगृह मुंबई में, उसका नक्शा भी उन्होंने खुद ही बनाया और उस गृह का निर्माण जब करवाया तो उसको वो उनका घर कम था और उनका पुस्तकालय अधिक था। वह उनका निजी पुस्तकालय था, आज भी वह मौजूद है। और इसके अलावा उन्होंने उनका हर क्षेत्र में पुस्तकों के हर क्षेत्र में उनका अध्ययन था और वे उसमें निरंतर जुड़े हुए थे। तो बाबा साहेब का जीवन बहुत सारी बातों को लेकर है जो हमें सिखाती है ये कि जीवन में कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारी प्रेरणा है जो हम बाबा साहेब से ले सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए काम किया, उस दीपक के समान जो खुद प्रज्वलित होता है लेकिन अंधकार को मिटाता है। ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब का जीवन रहा। अपने बारे में कभी नहीं सोचा लेकिन समाज के हर वर्ग के बारे में सोचा और उन्हें नई ऊंचाइयों में ले जाने का प्रयास किया। बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं और चर्चा करते जाने का मन भी हमारा करता है, लेकिन कार्यक्रम में समय की बंदिश होती है। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राकेश कुमार और गिरीश शास्त्री जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।